स्टूडेंट्स, मैं जेपी अग्निहोत्री। आज आपके क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ, जिसमें आज हम आपको 2 पॉइंट्स एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला सबसे पहले आपको जानना होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है एम्पिरिकल फार्मूला। यद्यपि हम इसको बिल्कुल सरल तरीके से दोनों ही एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है एक साथ ही हम बताने का प्रयास करेंगे। और इसमें सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फार्मूला वह सूत्र है जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरल पूर्णांक अनुपात को व्यक्त करता है। मतलब यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है कि यहां पर सिंपलेस्ट होल नंबर, इसको आप नोट भी कर लेंगे। मींस एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द फार्मूला व्हिच रिप्रेजेंट द एटम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट्स एंड द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पूर्णांक बने सरलतम पूर्णांक अनुपात को व्यक्त करता है बिटवीन एटम्स, परमाणुओं के मध्य किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल्स में उपस्थित। तो यहां पर आप ध्यान दें, ये तो हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। अब यदि इसी को आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में शो करना चाहे तो यहां पर इसका जो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। यदि वो एक्चुअल या रियल, आप एक्चुअल नंबर एटम्स के जितने भी किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या यदि व्यक्त कर रहा है तो वह क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। और यदि सरलतम अनुपात व्यक्त कर रहा है तो वो मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फार्मूला होगा। इस तरह से यदि हम दोनों के बीच एक रिलेशन देखना चाहें तो बड़े आराम से यहां पर आप लिख सकते हैं दोनों के बीच रिलेशन। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन। इसको अपने को ध्यान में रखना है, ध्यान रखें। अब यहां पर n क्या है, व्हाट इज n? तो यहां पर n इक्वल होता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूलर मास, ये n बताता है। अब यदि यहां पर आपको मॉलिक्यूलर मास प्राप्त है, दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन इससे कुछ सवाल आता है, उसी से आपको एम्पिरिकल फार्मूला भी निकालना होता है। और कभी कभी उसमें एक साथ एम्पिरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र निकालने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर कभी कभी इसमें वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी केवल दी होती है, उसका अणुभार नहीं दिया होता है उस मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये रिलेटेड बड़े सरल तरीके से। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल होता है 2 वेपर डेंसिटी, ये ध्यान रखना है। तो मॉलिक्यूलर मास निकल आता है
अब यदि इस रिलेशन को आप देख लें तो बड़े आराम से किसी का ही जो भी आपको दिया हुआ है इक्वेशन, कोई भी सवाल दिया हुआ है, तो उससे बड़े आराम से आप पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लें और इसके बाद इन फार्मूलों का यूज करके आप उसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। अब यहां पर देखिए, एक हमने एग्जाम्पल्स लिया हुआ है यहां पर। इसमें किसी कार्बनिक यौगिक में 61% कार्बन है, यहां पर ध्यान रखें, और 11.88 यानी 11.88% हाइड्रोजन है दिया हुआ। ध्यान रखिए इसमें। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहां पर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी आणविक सूत्र निकालना है। इफ इट्स वेबर डेंसिटी वाष्प दाब कितना है, इस 59। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो इसमें यहां पर इसका टोटल आप परसेंटेज करेंगे तो 100% नहीं आ रहा है। पहली बात ध्यान रखें, यहां पर यदि दोनों को टोटल करें तो 100% नहीं आ रहा है। यदि 100% नहीं आ रहा है कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सवाल में, तो अपने को ध्यान में रखना है कि दोनों को योग करके टोटल करें और 100 से लेस कर दें, माइनस कर दें। 100 से जब आप माइनस करेंगे जितना भी आएगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, वो इक्वल होगा ऑक्सीजन। ये अपने को पहले पॉइंट में ध्यान में रखना है यदि ऐसा कोई भी इक्वेशन आता है यहां पर जैसा कि दिया हुआ है। दूसरी चीज, यदि डायरेक्टली उसका एटॉमिक मास यानी मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें वेपर डेंसिटी दी होगी, वाष्प घनत्व दिया होगा। जैसे कि इसमें यहां पर आप देख रहे हैं कि इस यौगिक का कंपाउंड का वाष्प घनत्व 59 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि यहां पर इसमें दोनों का योग करके 100 से लेस करेंगे, जितना आएगा वो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन होगा। अब इसके बाद सबसे पहले हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होगा। ठीक है, अब हम टेबल बना के इसको आपको समझा देते। एक टेबल बनाएंगे, एक सरल टेबल हम बना रहे हैं, कुछ किताबों में मिलेगी भी, जैसे शिवलाल एडिशन में है, कुछ जगह वो दूसरे तरह से बनी हुई है, तो उसमें ज्यादा थोड़ा सा कठिनता है। तो जो हम इस आपको बना रहे हैं उससे आप ट्राई करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये टेबल दी हुई है, इसमें एलिमेंट्स यानी तत्व तो आप लिखेंगे, प्रतिशत मात्रा, उस तत्व का परमाणु भार, फिर परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या और सरल अनुपात। ये ध्यान में रखना है, इसको आप नोट भी करना यहां पर टेबल बना के। अब यहां पर एलिमेंट्स में आप देखें, एलिमेंट्स में कार्बन आपको दिया हुआ है, कार्बन कितना है परसेंटेज, 61%। हाइड्रोजन दिया हुआ है 11.88, ये परसेंटेज में आप लिखेंगे। ऑक्सीजन हमने निकाला 61 प्लस 11.88 इक्वल 72.88 निकला। इसको हमने 100 से माइनस कर दिया तो कितना है, 27.12% ऑक्सीजन आ गया। तो इसको हम ऑक्सीजन के पास लिख लेंगे, यानी 27.12, ये आपने लिख लिया। इसको ये प्रतिशत मात्रा जहां पर होगा जिस कॉलम में, वहां पर आपको इसको लिखना है। अब इसके बाद इन जो एलिमेंट्स हैं, जो यहां पर तत्व दिए हुए हैं, इनकी प्रतिशत मात्राएं दी हुई हैं, परसेंटेज अमाउंट दिया हुआ है। अब इसमें प्रत्येक के एटॉमिक मास तो हमें इतना मालूम होना चाहिए। यह कि सवाल में कभी कभी दिए रहते हैं, जैसे इसमें नहीं दिया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, तो कुछ आपको एटॉमिक मास जरूर याद रखना पड़ेगा।
यहाँ पर कार्बन का सभी जानते हैं कि 12 होता है, तो यहाँ आप लिख दें 12 यानी 12 होगा। हाइड्रोजन का आपको सबको मालूम है 1 होता है, 1 होता है, यानी 1.008 है, लेकिन इसको हम जब एक्सेल में सवाल में इसको यूज करते हैं ओनली सिंगल 1 ये यूज करते हैं। और इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो ये इसके एटॉमिक मास हो गए, परमाणु भार हो गए। परमाणु भार कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर परमाणु की आपेक्षिक संख्या, नंबर ऑफ एटम्स कितना सबको मिलेगा, तो यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर सीधे परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, हम इसको परसेंटेज को एटॉमिक मास से भाग दे देंगे। तो यहां पर आपको 61/12 इक्वल, यहां पर 11.88/1, यहां पर 27.12/16 इक्वल, इसको निकाल लेंगे। अब यहां पर आप देखिए, इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें पहले में 5.08 आया, इसमें 11.88 आ गया, इसमें 1.69। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, इसका जब सिंपल रेशियो सरल अनुपात निकालना है, तो इनमें से जो भी सबसे छोटी, सबसे माइनर जो नंबर आएगा, सबसे छोटी संख्या आएगी, उसका सभी से आप डिवाइड करेंगे, सभी से भाग देना है। तो जैसे यहां पर इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, 1.69 आपने देखा। अब इसका सभी में आप इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो 5.08/1.69 इक्वल लगभग 3। यहां पर भी आपको यदि पॉइंट में आना है, यहां पर सिंपल रेशियो ध्यान देना है। यदि पॉइंट में कुछ आता है तो आपको एक चीज यहां पर और भी बता दें, यदि वो 5 से या 5 से ऊपर आता है, तब यहां पर आपको पॉइंट में रखना है और उसको फिर हम सरल अनुपात गुणे 2 करके या जो भी आएगा उसको सभी में फिर कर लेंगे। यदि पॉइंट में 5 से लेस आता है, कम आता है, तो उसको हमें नेग्लेक्ट करना है, उसे हमें उपेक्षित कर देना है, छोड़ देना है। केवल पूर्णांक संख्या सरल अनुपात ही यहां पर रखना होगा, क्योंकि आपने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ लिया है, वो सभी पूर्णांक अनुपात में ही सहयोग करते हैं, इसलिए इसको पॉइंट में नहीं देना है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी 0.5 से एबव 5 या उससे एबव आता है, तब 5.5 में रखना है उसको, और फिर उसको फुल रेशियो में सभी में 2 का गुणा करके उसको फुल बना लेना है। यदि 5 से कम तक आता है, 1, 2, 3, 4 तक, तो उसको नेग्लेक्ट कर देना है, जो पूर्णांक संख्या होगी उसी को अपने को रखना है। अब यहां पर देखिए, ये 11.88/1.69 इक्वल लगभग 7 आएगा, 7, और इसी तरह से वहां पर ये 1 आ गया। ये इसके सिंपल रेशियो आपको प्राप्त हो गए, मतलब कार्बन 3H7O1। अब यहां पर इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा, इसमें आप सीधे रख लें, C कितना 3H कितना 7 और O कितना 1, मतलब इसका एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल C3H7O आ गया। ये तो आपको प्राप्त हो गया। अब इसके बाद इसी से, ये तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हो गया इसी को सवाल से हमने जो लगाया। अब इसी से हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला प्राप्त करना है, तो हम अब आगे, अब जैसे यहां पर आपको एम्पिरिकल फार्मूला जो भी हमने टेबल में निकाला था, वहां पर C3H7O आ गया है। अब इससे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है, निकालना है, तो कैसे, तो मॉलिक्यूलर
फार्मूला इक्वल क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में बताया था, एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। अब यहां पर n कैसे निकालेंगे, आपको मालूम था, हमने बताया भी है, n इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मॉस अपॉन एम्पिरिकल फार्मूलर मास। अब यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूलर मास निकाल लेना है। तो इसको निकालने के लिए आपको, जैसे C3 है, तो C का जो एटॉमिक मास होता है कितना है, 12 है। तो 3 इंटू 12 प्लस H का 1 इंटू 7 प्लस O अकेला 16 बराबर कितना होगा। तो यहां पर आप कैलकुलेट कर लें, यानी 36 प्लस 7 प्लस 16 इक्वल, तो यहां पर कितना है, टोटल ऑफ 59 आ गया। अब यहां पर चूंकि मॉलिक्यूलर मास तो दिया नहीं है, यहां पर वेपर डेंसिटी दी हुई है, ध्यान रखिए, ये वेपर डेंसिटी कितना है, 59। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल वेपर डेंसिटी इंटू 2, 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो वाष्प घनत्व दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 59 इंटू 2 इक्वल 118। ठीक, अब यहां पर 118 आ गया। तो इस फार्मूले में n निकालने के लिए आप, तो n इक्वल 118 अपॉन एम्पिरिकल फार्मूलर मास 59, ये आपने लिया 59 इक्वल आएगा 2। तो n का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको जो एम्पिरिकल फार्मूला निकला हुआ है, तो एटॉमिक यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब यहां पर सो दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एम्पिरिकल फार्मूला इनटू 2 आपने निकाल दिया। तो यहां पर C3H7O इंटू 2 इक्वल C6H14O2, ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, बड़े आराम से। इस तरह से यहां पर आप एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे हम निकाल सकते हैं, हमने एक साथ इसको बता दिया है। यदि कोई सवाल ऐसा है जिसमें केवल एम्पिरिकल फार्मूला ही निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि उसमें ऑप्शन नहीं दी हुई है तो आप किस तरह से काउंट करेंगे, हमने इसमें सभी तरह से क्लियर कर दिया है। फिर भी यदि इसमें ऐसा कुछ और भी लगे कि हमें जानना चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।